हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 12वीं का हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़वाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरे किताब का वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आप लोग का जो मन करे मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। बस आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आप लोग को बताना है कि 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आप लोग को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में PDF भी दिया जाता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा ही मजबूत हो सके। तो आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में अनुनासिक वर्गों की संख्या है, बताइए हिंदी में अनुनासिक वर्गों की संख्या कितनी है। तो आपका जवाब होगा 5 है। क्या यानी कि अनुनासिक वर्गों की संख्या कितनी है हिंदी में? तो टोटल 5 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रताप के संस्थापक कौन थे, बताइए प्रताप के संस्थापक कौन थे। तो आपका जवाब हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा हेनरी लैपेज। हेनरी लैपेज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह प्रश्न आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये 100% आएगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। जरूर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, बताइए सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। तो 7 से 8 साल, याद रखिएगा 7 से 8 साल। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाली अंधेर व्यक्ति कौन था, बताइए सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अंधेर व्यक्ति कौन था। तो आप लोग का जवाब हो जाएगा बलभद्र ठाकुर। कौन था? बलभद्र ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का छठा नंबर क्वेश्चन आता है कि मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी, बताइए मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता को कब लिखा। तो 1971 में लिखा था। कब लिखा था? 1971 में मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता को लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं, बताइए जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा अंडरग्राउंड जवाने की। क्या होगा? अंडरग्राउंड जवाने की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है 8वां नंबर क्वेश्चन आता है कि कामायनी एक पूर्ण विचार के रचयिता है, बताइए कामायनी एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है। तो मुक्ति बोध जी है। कौन है? मुक्ति बोध जी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन आता है, रघुवीर सहाय किस कृति के लिए रचनाकार है, बताइए रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका जवाब हो जाएगा कुछ पत्ते कुछ चींटियां के। क्या होगा? कुछ पत्ते कुछ चींटियां के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आता है 10वां नंबर क्वेश्चन आता है कि पेड़ पर कमरे का अनुवाद किस भाषा में हुआ, बताइए पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ। तो आपका जवाब हो जाएगा इतालवी भाषा में। क्या होगा? इतालवी भाषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितने दूर से आने वाला है, बताइए सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितने दूर से आने वाला है। तो 10 कोस दूर। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितना दूर से आने वाला है। तो 10 कोस दूर से आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के
किस दशक में उदित हुए? बताइए, ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? तो 8वें दशक में। क्या होगा आपका जवाब? 8वें दशक में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का अगला नंबर क्वेश्चन आता है, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? बताइए, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति के लिए एक अंग माना जाता है? तो कविता बलि के लिए माना जाता है। याद रखिएगा, कविता बलि। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 14 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? बताइए, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो लगभग जय हिंद। क्या होगा? लगभग जय हिंद। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि गांव में किसकी धुनी सुनाई नहीं पड़ती? बताइए, गांव में किसकी धुनी सुनाई नहीं पड़ती? तो आपका जवाब हो जाएगा लोकगीत का। क्या होगा? लोकगीत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप लोग का 16 नंबर प्रश्न आता है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? बताइए, जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों का कि आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? बताइए, आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? तो मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न आता है कि मुक्ति बोध की मां का क्या नाम था? बताइए, मुक्ति बोध की मां का क्या नाम था? तो पार्वती बाई। क्या था नाम? पार्वती बाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? बताइए, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो एक नाटक है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप लोग का अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि मुक्ति बोध का जन्म हुआ था? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्योपुर। क्या होगा? श्योपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन आता है कि भूषण का जन्म कब हुआ था? बताइए, भूषण का जन्म कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1613 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि मलय जी के पिता का क्या नाम था? बताइए बाबू, बताइए आप लोग कि मलय जी के पिता का क्या नाम था? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा। क्या होगा? त्रिलोकीनाथ वर्मा मलयज के पिता के नाम थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छे से बाबू आप लोग इसको रिवाइज करते चलिएगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बाबू। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि किस लेखक का ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा था? बताइए, किस लेखक का ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा था? तो मलयज हो जाएगा इसका राइट आंसर। मलयज जी को ऑपरेशन थिएटर में ही उसका एक फेफड़ा काट कर निकाला गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की अभिरुचि किसमें थी? बताइए, आपका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि बागवानी भी करना उनका बहुत बड़ा अभिरुचि था, पर्यटन भी उनका बहुत बड़ा अभिरुचि था, और फोटोग्राफी भी उनका सबसे बड़ा ही अभिरुचि था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि नाभादास की कृति का नाम क्या था? बताइए, नाभादास की कृति का नाम बताइए। बोल रहा है आपसे कि नाभादास का कृति के नाम बताने के लिए आपसे पूछ रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा भक्तमाल अष्टयाम परकीर्णी पद। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का बाबू, नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? बताइए, नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ पर था? तो वृंदावन। कहाँ था? वृंदावन। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि नाभादास ने सूरदास को किस क्षेत्र में अद्भुत कहा? बताइए, नाभादास ने सूरदास को किस क्षेत्र में अद्भुत कहा? तो तुर्कधारी में। क्या होगा? तुर्कधारी में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि कुलबीर सिंह और कुलतार भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे। याद रखिएगा, कौन था? भाई था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? बताइए, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन को गर्म पानी में क्यों धोती है? तो दही जमाने के लिए। याद रखिएगा, दही को जमाने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि दूसरा सप्ताह का प्रकाश वर्ष है, बताइए दूसरा सप्ताह का प्रकाश वर्ष है तो 1951 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका कुछ कविता का प्रकाशन वर्ष है, बताइए कुछ कविता का प्रकाशन वर्ष है तो 1959 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन आता है कि कुछ और कविता के लेखक कौन है, बताइए कुछ और कविता के लेखक कौन है तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह जी। हेनरी लेपेज किस देश के रहने वाले थे, बताइए हेनरी लेपेज किस देश के रहने वाले थे तो कांगो के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, कांगो के रहने वाले थे, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका आता है अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि हेनरी लेपेज यूनेस्को में संस्कृत और संचार विभाग के क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो महानिदेशक थे, याद रखिएगा कौन थे तो महानिदेशक थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का गोदर बिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपका जवाब हो जाएगा लोगों की भीड़ लगी थी। किसका लगा था, लोगों की भीड़ लगी थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है, बताइए कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है तो मोपासा का, किसका था मोपासा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का किस रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चश्मे के बटुआ में क्या है, बताइए रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चश्मे के बटुआ में क्या है तो आपका जवाब हो जाएगा 500 फेक और व्यापार से संबंधित कागजात, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है आप लोग का कि मेयर साहब को कौन बताता है कि होशो कम की बटुआ मिला था, बताइए मेयर साहब को कौन बताते हैं कि 200 कम का बटुआ मिला था तो आपका जवाब हो जाएगा मलांदे, मलांदे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आपका अज्ञेय का उपन्यास नहीं है, बताइए अज्ञेय का उपन्यास नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा त्रिशुंक, त्रिशुंक है वो अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं है, ठीक है। आप लोगों का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चला गया था, बताइए तो आपका जवाब हो जाएगा आन मिलो सजना, क्या होगा आन मिलो सजना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आपको मैं 40 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूं। अब आप लोग बताइएगा ये 40 ऑब्जेक्टिव में आपने कितना सही किया है कितना गलत किए हैं, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को इस चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है। जिन जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, उन लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। और एक बात और बताना चाहता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग का भी सपना है 400 प्लस नंबर लाने का तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच सके, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा ही मजबूत हो सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।